श्रावक की प्राथमिक भूमिका या यूँ कहिए उसकी प्राथमिक भावना तो यही होती है कि हम सर्वप्रथम मुनि अवस्था को धारण करें, मुनि व्रत को अंगीकार करें। परंतु भावना होते हुए भी वास्तविक पुरुषार्थ उसका उतना हो नहीं पाता है, अतएव वह श्रावक धर्म की तरफ बढ़ जाता है। श्रावक धर्म में भी मूल व्रतों को पालते पालते उसको और विकल्प आते हैं कि अब इन मूल व्रतों को पालना है तो क्यों ना मैं एक सीमा निश्चित कर दूं, एक मर्यादा बांध लूं जिसके बाहर मुझे कुछ काम ही ना पड़ता हो। तो इस प्रकार वो दिग्व्रत धारण करके आजीवन के लिए एक मर्यादा निश्चित कर देता है और उसके बाहर वो जाता नहीं है। तो जाता नहीं है मतलब उस संबंधी सब आरंभ परिग्रह विकल्पों से वो निवृत्त हो जाता है। एक प्रकार से महाव्रती की कल्पना उसमें की गई है, कल्पना की गई है, ठीक है। महाव्रती नहीं कहा, महाव्रती की कल्पना की है कि उतनी मर्यादा के बाहर महाव्रती तुल्य हो गया है। प्रश्न ये उपस्थित हो सकता है कि जितनी सीमा हमने बांधी, जितनी बाउंड्री रखी है, उसके अंदर चाहे उतना पाप कर सकते हैं ना। आचार्य देव ने कहा चाहे उतना पाप कर सकते हैं। ये अर्थ कहाँ से निकाला? बात तो ऐसी है, तुम आए थे हमारे पास किसके लिए? मुनिव्रत लेने के लिए आए थे, परंतु तुम्हारा ही पुरुषार्थ नहीं हुआ, इसलिए तुमने स्वयं ने श्रावक व्रत के श्रावक धर्म के नियम लिए, बराबर। मुनिव्रत क्या होता है? समस्त पापों का त्याग। सूक्ष्म पाप भी उसके द्वारा वहां पर नहीं हुआ करता है। तो तुमने ये नियम कहाँ से लाया कि मर्यादा के अंतर्गत तो चाहे उतना पाप कर सकते हैं। तुम्हारी भावना क्या है? समस्त पापों का त्याग करना। इसका मतलब ये नहीं बनता कि मर्यादा के अंतर्गत चाहे वो पाप करे, उसका लाइसेंस मिल गया है, नहीं। और ये पाप मतलब पांचों पाप कैसे, हम एक एक की चर्चा करेंगे। आज अपन थोड़ा इसी के ऊपर थोड़ा फोकस करने वाले हैं। मर्यादा के अंदर भी, बाउंड्री के जितनी बांधी है उसके अंदर भी वो व्यर्थ के पाप कैसे नहीं करता है, ये हम पांचों पापों के माध्यम से समझने वाले हैं। सबसे पहले अहिंसाणुव्रत। अहिंसा, अरे अनर्थ दंड व्यर्थ के पाप नहीं करता है। व्यर्थ के कौन से पाप? तो 5 पाप। व्यर्थ के एक एक करके देखना है। अब व्यर्थ की हिंसा नहीं करता है, मर्यादा के अंदर वाली बात चल रही है, मर्यादा के बाहर तो वो वैसे भी कुछ नहीं करता है। जैसे हिंसा में ये लगा सकते हैं कि हाँ, ये तो प्रायः हमारे आरंभिक कार्यों में लग जाएगा। जितने भी घर गृहस्थी के काम है उसमें जितना रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा पानी व्यय कर देना। अब हर जगह लगा लेना, पानी हो, भोजन हो, जो कुछ भी हो। भोजन की कल बात आ ही गई थी अपनी। जितना भी भोजन जरूरी है उससे ज्यादा बना देना। अब ये क्या है? ये पाप है, ये हिंसक। अब ज्यादा भोजन बनना है तो अग्नि ज्यादा लगी होगी, ईंधन ज्यादा लगा होगा, तुम्हारी मेहनत ज्यादा लगी होगी। तो इसमें हिंसा हुई या नहीं हुई? तुम्हारे समय की क्षति हुई या नहीं हुई? तुम्हारे मेहनत की क्षति हुई या नहीं हुई? सब हो जाती है। और उन जीवों का घात हुआ, उसका क्या? वे जीव भी मरे। इसलिए ज्यादा भोजन बनाना ये मतलब किसी किसी को रहता है कि अरे कैसे कहूँ अभी, सबका पेट भरना चाहिए, कम नहीं पड़ना चाहिए। इसके लिए किसी देखो भावना अच्छी होती है, परंतु थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी सोचने की ज़रूरत है। ज़्यादा हुआ और मान के चलिए किसी ने कम खाया तो आकुलता बढ़ती है। तो कभी भी हर बार ये बेहतर होता है कि अगर कोई एक एस्टिमेशन होता है कि घर में 4 सदस्य है, दिन भर के लिए 10 रोटी लग जाएगी, तो 9.5 रोटी बना दें। हम कैसे करते हैं? 1-2 रोटी शाम को बच जाएगी तो वो खा लेंगे, इस हिसाब से हम रोटी बना करके रखते हैं, बराबर। तो 1-2 रोटी कम भी बन जाए ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर ज़्यादा नहीं बनना चाहिए। ज़्यादा बनेगी तो उसके पीछे की हिंसा बहुत होगी, उसके पीछे का आराम बहुत होगा और पाप में प्रवृत्ति होगी। पानी के बारे में ऐसे ही समझ लेना, पानी बिना व्यर्थ का, अब जैसे नहीं उन चीज़ों को धोते बैठना, ये भी पाप में चले जाएगा। उदाहरण कैसे? हाँ,
बेस्ट एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, गाड़ी। लोग क्या करते हैं, पाइप लिया, दे धनाधन चालू कर दिया गाड़ी धोना। अरे एक बात, क्वेश्चन है मेरा, गाड़ी क्या हमेशा के लिए क्लीन ही बने रहने वाली है? अच्छा, क्या उसको घर में ला करके आप एकदम सेफ करने वाले हो ताकि उसको धूल मिट्टी ना चिपके? कभी ऐसा आपने देखा है? आपने घर के अंदर गाड़ी घुसाई है कभी? कोई नहीं करता ये मूर्खपंथी। हाँ, घर के अंदर कोई गाड़ी नहीं लेके जाता है, गाड़ी तो घर के बाहर ही रहती है। अब चाहे उसको उतना साफ करे, 10 मिनट के अंदर उसके ऊपर धूल चिपकी हुई मिल जाती है हमें। मतलब गाड़ी को कितना भी धोए, लोगों को ये फोबिया होता है, गाड़ी एकदम चकाचक दिखनी चाहिए। अब मेरे कुछ दोस्त हैं, वो कहते हैं कि मुझे मेरा एक दोस्त है, वो कहते हैं मुझे 2 गाड़ी धोने के लिए 3 घंटा लगता है। मैं कहता हूँ भले आदमी, सॉरी 3 गाड़ी धोने के लिए 2 घंटा, ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ समीकरण था उसका। वो 2 घंटा मान के चली। मैं बोला भले आदमी, तू 2 घंटे वेस्ट करता है किसके पीछे? गाड़ी के पीछे, चकाचक दिखनी चाहिए। और हाँ, अब भी हाल तुम गाड़ी निकालो चलाने के लिए, फिर से धूल मिट्टी चिपकने वाली है। मतलब तुमने जो इतनी मेहनत की थी वो सब बर्बाद होने ही वाली है। हाँ, माना कि गाड़ी साफ करनी चाहिए, कितनी, वो तो साइंस में भी जनरल नॉलेज जीके के रूप में बताया जाता है कि पानी बचाना है तो कैसे करना। एक गीला कपड़ा लो, उससे साफ कर लो, सीट पोंछ लो, उसकी टंकी पोंछ लो, या 4 व्हीलर अगर होगी तो उसके स्क्रीन वगैरह, मतलब जो कांच है वो पोंछ लो, बस हो गया। इसके ऊपर और क्या चाहिए? लोग तो लिटरली पाइप लेकर के, बाल्टी ले लेकर के 4-4, 5-5, 6-6 बाल्टियां खत्म कर देते हैं। अब ये तो प्रॉपरली अनर्थ दंड में जाएगा। ओके, और आप कुछ उदाहरण बता सकते हैं हिंसा में कैसे जाएगा? नहाने में आजकल तो लोग बहुत सारा पानी में नहाते हैं, अपना बैठ के ऊपर से हाँ, शावर, फैंटेस्टिक शावर। इसलिए शावर से नहाने की पद्धति हमारे यहाँ पर है ही नहीं। बहुत सारे कारण हैं। पहला, शावर का पानी कभी छना होगा नहीं। अब ऐसा कोई करेगा क्या, शावर को छन्ना बांध दिया और फिर नहाना चालू किया? ऐसा, ये बड़ी हास्यास्पद बात लगती है, ऐसा कोई करता है नहीं। तो मूल पद्धति तो ये, जो कुछ भी है, मैं आपने अभी शावर का पॉइंट उठाया था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो शावर का पानी क्यों नहीं यूज़ करना? एक तो पानी का व्यय ज़्यादा होता है, 2 जितना भी पानी व्यय होता है पूरा अनछना जल व्यय होता है। इसीलिए शावर में तो कभी भी नहीं नहाना चाहिए, कभी नहीं। और मैं आपको बताता हूँ, अरे अभी एक पॉइंट याद आया था। हाँ माता जी, हाँ सब बातें, पेड़ों को कोई, अब देखिए एक बात है, श्रावक कभी भी पेड़ पौधे नहीं उगाएगा। श्रावक कभी भी पेड़ पौधे, तो ऐसा उसको कभी शौक नहीं होगा कि मेरे घर में गार्डन होना चाहिए। ये शौक उसको कभी सूझते नहीं है। क्यों साहब? गार्डन उगाना मतलब एक प्रकार से खेती करना ही है। अब खेती करना ये सख्त निषिद्ध बताया गया है। आप कहेंगे पंडित सदाशिवदास जी स्वयं आगे चलकर, अरे पंडित सॉरी आचार्य समंतभद्र स्वयं आगे चल करके कहेंगे खेती का त्याग 8वीं प्रतिमा, आरंभ त्याग प्रतिमा में होता है। मतलब अब तक खेती कर सकता है। भले आदमी सुनना, वो अत्यंत मजबूरी की बात थी, उसको इनकम का कोई और सोर्स मिल ही नहीं रहा था। अब घर चलाना है तो कैसे चलाए? अत्यंत मजबूरी में उसको खेती करनी पड़ रही है। परंतु अगर ऑप्शन है, खेती नहीं ही करनी चाहिए। अब गार्डनिंग करना है, एक प्रकार से वो खेती करना ही हुआ, लग गया खेती करने का सारा पाप लग जाएगा तुमको, ये हिंसा में आ जाएगा। तो उसके और कोई लोग, हमारे बाजू के बिल्डिंग वाले जो है, वहाँ एक कितना 80 साल की, 75-80 साल की एक दादी माँ है। वो क्या करती है, आज भी एकदम पूरे जोश में आती है, सुबह सुबह पाइप लेती है और सब पेड़ों को कम से कम 15 से 20 मिनट पानी मारती रहती है। अरे एक बार उनके बिल्डिंग में से किसी ने पूछा, इतना पानी क्यों मारते हो? उन्होंने क्या जवाब दिया होगा? यानी हाँ, पेड़ जिंदा रहेगा इसके लिए, हाँ पेड़ जिंदा है इसके लिए तो पानी मार रहे हैं, मरा हुआ होता तो थोड़ी ना पानी मारते उसको। विचित्रता है, पेड़ों को से सब पानी वगैरह मारना, पाइप वगैरह से मारना, ये तो लिटरली
मर्यादा के बाहर की हिंसा हो जाती है। इसलिए छने पानी का ही प्रयोग क्यों करना? क्योंकि सबसे पहली बात, पानी छानना एक बहुत टेढ़ी खीर है। कभी किसी ने पानी छाना होगा तो समझ में आया होगा कि कितनी दिक्कत होती है पानी छानना, और इसीलिए छना हुआ पानी बहुत मितव्ययी होता है, लिमिट में ही यूज़ किया जाता है। वो कभी भी एक्सेसिवली यूज़ नहीं किया जाता है। क्यों? पानी खत्म हो जाएगा तो अनछना जल प्रयोग करने से रहे, और पानी की ज़रूरत तो होगी, तो एक काम करो, थोड़ा बचा बचा करके रहो। कोई फिर से कुएं तक जाने नहीं वाला है। अब पहले के ज़माने में कुएं हुआ करते थे, आज के ज़माने में नल है। कोई फिर से नल को छन्ना नहीं लगाने वाला है। और पानी छानो, उसकी फिर मर्यादा दो, और पानी छानना मर्यादा करने में इसमें कम से कम आधा घंटा जाता है। कितने लिए? एक बाल्टी के लिए आधा घंटा जाता है। अब समय की भी, सब समय का विचार करते हैं, तो उस हिसाब से पानी फिर से कोई नहीं छानना चाहता, इसलिए छने पानी का ही प्रयोग होना। अच्छा, एक बात है, अनछने जल का तो वो ऐसे ही प्रयोग नहीं करता है, छने जल में भी अत्यंत सीमित प्रयोग करता है। वो ऐसा नहीं विचार करता छना जल तो चाहे उतना प्रयोग कर सकते हैं ना, नहीं। त्रस हिंसा को त्याग वृथा थावर ना संहारे। त्रस हिंसा का तो वैसे ही त्यागी हो गया है, स्थावर की भी वो वृथा हिंसा नहीं करता है। स्थावर मतलब सब लेना, अग्नि, जल, वायु, वनस्पति और क्या रहा, पृथ्वी। तो इनमें भी व्यर्थ का व्यय नहीं करता है। अब देखिए, श्रावक अवस्था है तो व्यय तो होगा, लिमिट में होगा, जितना आवश्यक है उतना ही होगा, लिमिट के बाहर जाकर के उसको कंज्यूम नहीं करेगा। ठीक है, ये तो हिंसा के बारे में बात की अपन ने। कुछ और कहना है? नहीं। अब दूसरा सत्य। सत्य कहिए या बिना प्रयोजन का झूठ नहीं बोलना। अब प्रश्न एक उपस्थित होता है, सबसे पहला तो ये उपस्थित है, क्या अणुव्रती झूठ बोल सकता है? बताइए, क्या अणुव्रती झूठ बोल सकता है? किसी की बचाव करना हो, किसी को बोल भी देता है। देखिए, सूक्ष्म झूठ कदाचित उसके माध्यम से बोल दिया जा सकता है, स्थूल झूठ वो कभी भी नहीं बोलेगा। स्थूल झूठ माने जो लोक निंद्य हो, जिसके वचन के जो वचन कहे और उसको लेकर के लोक में निंदा हो, ऐसे तो वो कभी भी काम नहीं करेगा। ऐसा तो झूठ बिल्कुल नहीं बोलेगा। छोटा सा सूक्ष्म झूठ कदाचित उसके द्वारा बोल दिया जाता है। जैसे अपन ने अब उदाहरण देखा था पंडित बनारसी दास जी का, उन्होंने झूठ बोला था। वहाँ पे उनको स्पष्ट दिख रहा था कि ये पंछी जिंदा है, उन्होंने क्या किया, ये पंछी मरा हुआ है। उसके उनका हेतु उसमें अच्छा था। झूठ है, परंतु चरणानियोग तो कहेगा कि ये झूठ नहीं है। ठीक है, कह रहे हैं बिना मतलब का झूठ भी नहीं बोलना। जैसे कोई होता है, जैसे स्कूल की बात कर लेते हैं, बच्चों में तो ये बहुत पाया जाता है। हम कल स्कूल में क्यों नहीं आए? बच्चा जानता है मैं टाइम पास कर रहा था, मैं खेलने गया था, इसलिए मैं स्कूल नहीं आया। क्या कहेगा? पेट दर्द हो रहा था, सिर दर्द हो रहा था, बहुत दिक्कत हो रही थी मुझे। अब टीचर भी कहेगा ठीक है, एक हाथ दूसरा बार होते रहता है, एक काम कर, मुझे अपने रिकॉर्ड के लिए तो एप्लीकेशन तो दे दे, डॉक्टर से एक सर्टिफिकेट बना करके ला दे। सर्टिफिकेट कहाँ से लाऊं? अब बैकडेटेड तो कोई देने से रहा, उस डॉक्टर के पास जा, वो पहचान का है, वो तुम्हें बैकडेटेड सर्टिफिकेट भी दे देगा। अच्छा ठीक है, हो गया। अब अगले बार वो फिर से वैसा करे, अब ये बार बार तो नहीं करेगा। एक दिन हो गया, दूसरे दिन फिर से वही कहे तो शंका, ठीक है इग्नोर किया जाएगा, बट शंका का दायरा निरंतर घूमता रहेगा। और 2-3 बार ऐसे कर लिया तब तो उसको पूरा विश्वास हो जाएगा कि ये तो कुछ छलावा कर रहा है, अपने साथ फंसा रहा है। हाँ, श्रावक ऐसा भी नहीं करेगा, बिना प्रयोजन का झूठ भी नहीं बोलेगा वो। और तो वो समझना, किसी ने पूछा नहीं है फिर भी झूठ बोल देना, मतलब होता है ना कई बार, हमें लगता है
फिर से सुनना। हमें लगता है कि सामने वाला हमें सवाल पूछेगा, इसके लिए हम पहले बहाना बना करके जाते हैं। सामने वाले ये पूछेगा तो मैं ये उत्तर दूंगा और बस। वैसे सामने वाले को पनिश करने का कुछ इरादा नहीं होता है, हम स्वयं ही उसको क्या कहते हैं, 1.5 शानपना 1.5 काम करना। सामने वाले ने पूछा नहीं है फिर भी हमने जाकर के कहना, गुरुजी कर तो मेरा सिर दर्द कर रहा था इसके लिए मैं आया नहीं, ये लो एप्लीकेशन। अरे ये क्या हो गया, तुमसे किसी ने पूछा है क्या? नहीं, तो चुप रहो ना। इसमें पूछा और फिर भी बिना पूछे ही झूठ बोलना, ये भी बिना प्रयोजन का झूठ हो गया। ठीक है, इसलिए ऐसे झूठ भी वो नहीं बोलेगा। और क्या कह सकता हूँ मैं। ठीक है, फिर झूठ के सब प्रकार यहाँ पर लगा लेना। एक गो अलीक, स्त्री अलीक, धन अलीक, भूमि अलीक, जितने भी अलीक मतलब लीक मतलब झूठ होता है, बराबर। लीक मतलब अलीक मतलब झूठ होता है, एक्सट्रीमली सॉरी। अलीक मतलब होता है झूठ। तो स्त्री संबंधी झूठ बोलना, स्त्री संबंधी झूठ बोलना शादी ब्याह के समय में बोला जाता है। भूमि अलीक, ये मेरी ये जगह है, उस संबंध में झूठ बोलना। अब ये भूमि अलीक कैसे हो सकता है? जो स्थूल कह रहा हूँ, सॉरी, सूक्ष्म, मतलब जो लोक निंदे ना हो, ऐसा जगह संबंधी झूठ कैसे बोला जा सकता है? जैसे हमारी मान के चलिए 2000 स्क्वायर फीट की एरिया है, हमने उसको कहा कि हमारी 2200 स्क्वायर फीट है। 2200 भी नहीं, हमने कहा 2100, थोड़ा सा बड़ा करके कह दिया। ओके, या फिर अपनी ज़मीन को थोड़ा ज़्यादा भाव मिले, ज़्यादा दाम मिले, इसके लिए बड़ा चढ़ा करके बात कहना। मेरे पास तो, अब होता है ना कई बार, कोई कस्टमर वैसे मिलने आया नहीं है फिर भी कहना, मेरे पास तो अभी 4 कस्टमर आके गए हैं, ये 2000 स्क्वायर फीट की जगह है ना, एक जन तो मुझे 1 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार है, आप कहाँ 80 लाख में मांग रहे? कोई आया नहीं है मिलने उससे, बस अपना रेट अच्छे से मिले इसके लिए वो बातें बनाता है। अब ये भी किस में जाएगा? झूठ में जाएगा। ठीक है, कोई चेक नहीं करने गया है पास्ट में कि सच में कोई आकर मिलने आया था या नहीं आया था, बस ऐसी बड़ी बड़ी बातें बनाना, जो लोग में कहते हैं ना मक्खनबाजी करना, बटरिंग करना, या माल मसाला लगा, ज़्यादा माल मसाला लगा करके बात करना, ये झूठ में आ सकता है। ओके, तो बिना मतलब का झूठ भी नहीं बोलेगा। अब बिना मतलब की चोरी भी नहीं करेगा। तो चोरी कभी कर सकता है क्या? बताइए जरा। चोरी नहीं कर सकता। चोरी नहीं करेगा, तो चोरी, लेकिन पानी और मिट्टी ले सकता है। बराबर, एक प्रकार से बिना पूछे ले रहा, मतलब चोरी हो रही है ना। हाँ ठीक है, चोरी है, परंतु वो सूक्ष्म चोरी है, वो कोई लोक निंदे नहीं है ऐसी। ठीक है, इसमें कोई ये विचार करे, हाँ पानी और मिट्टी की तो छूट दे रखी है, मैं काम करता हूँ बगल वाले की खेत में जो कुआं है उसमें पाइप लगा देता हूँ और अपनी खेत में डाल देता हूँ, अपने कुएं में ट्रांसफर कर लेता हूँ, ऐसा तो चलेगा ना? ये लोक निंदे पाप है, ये तो प्रॉपरली चोरी कहलाएगा। हम चोरी मतलब छूट कितने तक दे रहे थे? एक आध बार कभी ले लिया, एक आध दूसरी बाल्टी बिना पूछे, हम उसको कह रहे थे तुमने तो सीधा पाइपलाइन लगा दिया, ट्रांसफर करवा दिया, ये चोरी में ही जाएगा, बिना पूछे कर रहे हो। और कैसे होगा? मिट्टी की छूट है ना, 2 ट्रैक्टर यहाँ पे आएंगे, सारी मिट्टी इकट्ठा करेंगे और बेच करके आएंगे। 4 ट्रैक्टर आएंगे, उस जमीन में जाएंगे, मतलब उस खेती में जाएंगे, सारा मिट्टी लोड करके बेच करके आएंगे। कोई ऐसा धंधा चालू कर देगा, ये तो चोरी में आएगा। हम तो मिट्टी ऐसी कह रहे थे, कभी कदाचित शुद्धिकरण के लिए मिट्टी अब मिट्टी मतलब सिर्फ मिट्टी ही नहीं समझना, राख भी तो हो सकती है, तो राख ले लेना। मिट्टी कैसे लेना? कोई खेती कर रहा है तो मेरे इसमें ना थोड़ी सी 2-3 गमले खेती का मिट्टी कम पड़ रही थी, तो मैंने बाजू वाले से उठा करके डाल दी। अब ये कोई लोक निंदे नहीं कहा जाएगा, ठीक है, और सामने वाले ने देख भी लिया तो भी
यू जनरल टॉक में वो समझ लेगा कि हाँ 2-3 गमले मिट्टी की ज़रूरत थी तो वो डाल दिया, प्रयोग में ला ली। ऐसा तो नहीं होगा कि ट्रैक्टर उठा लिए और पाइपलाइन मोटर लगा करके पूरा पानी अपने यहाँ ट्रांसफ़र करवा दिया, ऐसा तो नहीं करेगा वो। ठीक है, तो सूक्ष्म चोरी मतलब बिना प्रयोजन की चोरी भी नहीं करेगा, बिना प्रयोजन की। अब ब्रह्मचर्य में आते हैं। ब्रह्मचर्य में बिना प्रयोजन का क्या हुआ? देखो, श्रावक क्या है? पर स्त्री की तरफ तो निगाह भी नहीं दौड़ाता। कहते हैं ये बात तो सही है, परंतु स्वस्त्री के साथ भी बिना मतलब का भोग भोगना, बिना मतलब का मतलब बिना संतान उत्पत्ति के प्रयोजन से भोग भोगना, ये भी अनर्थ दंड में जाएगा। और इसके लिए हमने एक पर्टिकुलर शब्द देखा था, दिक् मैथुन। आचार्यों ने इसके लिए क्या कहा है? दिक् मैथुन। ऐसा मैथुन जो तुम्हें संतान उत्पत्ति ना करवाए, उसे दिक् मैथुन कहा है। इसीलिए हमारे यहाँ पर फैमिली प्लानिंग के ऑपरेशन करवाना स्ट्रिक्टली निषिद्ध बताए गए हैं। हाँ, फैमिली प्लानिंग के ऑपरेशन करा करके क्या होगा? कोई विचार करेगा अब भोग भोगेंगे तो बच्चा तो पैदा होगा नहीं, तो बस काम हो गया। देखिए, हाँ, मैं एक सर जी में कल या परसों एक आर्टिकल पढ़ रहा था, मुझे पता नहीं अचानक से एक मेल आ गया, कोई तो भी एक वेबसाइट है, वेबसाइट नहीं, हाँ कुछ है, अपने जैनियों की है, उसके ऊपर से मुझे एक मेल आ गया और उसमें कहा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम जिनागम की रक्षा, मतलब जिनागम के तत्वों का कैसे पालन कर सकते हैं, चरणानियों को कैसे पाल सकते हैं। तो एक वहाँ पर प्रश्न, ये ध्यान से सुनना, बहुत विचारणीय गंभीर मामला है। किसी ने वहाँ पर प्रश्न पूछा, अबॉर्शन कराया है तो अबॉर्शन का विधि विधान जिनागम में क्या है, अबॉर्शन कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए? ठीक है, उन्होंने पहला उत्तर तो बहुत सही दिया। वे कहते हैं यहाँ पर यद किंचित प्राणी मात्र की हिंसा भी हिंसा बताई गई है, उसके लिए कोई छूट नहीं मिली है, इसलिए किसी भी प्रकार की तकलीफ हुई ना उसको, उस जीव को, ये हिंसा में जाएगा, इसलिए अबॉर्शन तो स्ट्रिक्टली वर्जित बताए गए हैं। ओके, आगे उन्होंने कहा तो अबॉर्शन ना कराना पड़े इसके लिए क्या कराना? वहाँ पर उन्होंने लिखा था, मैं माथे को हाथ लगा लिया, उन्होंने कहा कि देयर आर सर्टेन contraception steps, family planning steps which can be taken so that the cases of abortion do not happen। मतलब ये कहना चाहते हैं कि तुम अबॉर्शन से बचने के लिए क्या करो? अबॉर्शन नहीं करवाना है ना, एक काम करो, तुम फैमिली प्लानिंग करवा दो। अरे परंतु उस भोले आदमी को कौन समझाएगा कि फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन कराना भी ये उतना ही अनुचित है जितना कि अबॉर्शन करवाना। समझना, फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन कोई छोटा पाप है ऐसा नहीं, ये बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप है। ठीक है, इसलिए तो करना क्या, इतना ही करना, हमें अपने ऊपर, अपनी भावनाओं के ऊपर, विषय सेवन की भावनाओं के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। देखो, अगर कोई चाहता है कि भोग भोगना, भोगो, परंतु उसके फलस्वरूप तुम्हें संतान उत्पत्ति होगी, और तुम संतान उत्पत्ति नहीं चाहते हो तो फिर भोगना भी मत। ऐसा कॉम्बिनेशन तुम कभी भी नहीं बना सकते कि भोग भी करना है और संतान उत्पत्ति भी नहीं चाहिए ना, ये बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसके लिए आचार्य ने कितने सारे उदाहरण दिए, काम तीव्राभिनिवेश, विपुल तृषा, अति आसक्त होकर के, ये अति आसक्ति का परिचायक है। इसलिए ऐसे कार्यों में भी प्रवृत्ति अनुवृत्ति नहीं, मतलब बिना मतलब का स्त्री सेवन करना ये अनर्थ दंड में जाएगा। डन। अब परिग्रह, इसका तो पेटा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा मोबाइल से। कोई लोग तो 2-2 3-3 मोबाइल लेकर के घूमते हैं। वो तो कहते हैं ये मेरा पर्सनल है, ये मेरे ऑफिस का है, ये मेरा पर्सनल है, ये मेरा ऑफिस का है। कोई लोग तो मैंने ऐसे भी देखे हैं, मतलब जो लिटरली गए गुजरे होते हैं, जिनको अपनी लाज शर्म अबरू सब छोड़ दिया है, वो तो कहते हैं एक मैंने गर्लफ्रेंड के लिए रखा है, एक मैंने पत्नी के लिए रखा है। हाँ, होते हैं ऐसे लोग, मैंने देखे हैं। अब आप मानो ना मानो, बट होते हैं ऐसे, बहुत बेमतलब की बातें हैं। पहले तो वैसी परिग्रह में तुम अटक गए, ऊपर से अपने शील को भी दांव पर लगा रहे हो। अरे कैसे आदमी हो तुम, एक पत्नी के लिए रखा और एक गर्लफ्रेंड के लिए रखा है, अरे तुम डबल गेम खेल रहे हो।
ये नहीं चलेगा। मोबाइल के ऊपर से बात की। इसी प्रकार से मकान आदि में भी लगाना, मतलब घर में रहने वाले हैं व्यक्ति 4, तुम्हारे पास प्रॉपर्टी कितनी है 10। होते हैं कोई लोग 10-10 प्रॉपर्टी लेकर के रखते हैं। भले आदमी, करना क्या है इतना? कोई रहने वाला है क्या? मतलब ऐसा है क्या कि आधा शरीर, मतलब तुम्हारा शरीर तो यहाँ पर रहेगा, तुम्हारी आत्मा वहाँ पर रहेगी। उसमें भी घर कम पड़ेंगे। घर में 4 है, घर बैठाने हैं 10, तो 4 गुना 2, आत्मा और शरीर को अलग भी करे तो भी 8 ही घर बचते। 2 घर तो वैसे भी एक्स्ट्रा हो रहे हैं तुम्हारे पास। क्या करोगे इतनी प्रॉपर्टी लेकर के? बिना मतलब का इतना घर मकान रखना, ये परिग्रह परिमाण में आएगा, उसमें अतिचार में आएगा और ये अनर्थ दंड में आएगा। तुम्हारा काम कितने से हो रहा था? 1, 2। हो सकता है कभी कभी जॉइंट फैमिली हो तो दूसरा घर भी एक लग सकता है, और ठीक है, एक घर में अपना यहाँ पर नहीं हो रहा है, अपन एक दूसरा घर ले लेते हैं, तो उस हिसाब से दूसरा घर परचेज कर लिया। ओके, परिस्थिति के अनुसार द्रव्य क्षेत्र काल भाव का विचार करके वो वैसा निर्णय लेगा। भले आदमी तुम 10-10 घर लेकर के बैठे हो, खाने वाला कोई नहीं है वहां पर, रहने वाला कोई नहीं है, लेकर के करोगे क्या? और कल कपड़े के ऊपर से भी थोड़ी चर्चा आई थी, सब समझ लेना। कपड़े में भी ऐसे कपड़े खरीदना जहां पर डिजाइनिंग बहुत हो ज़्यादा डिजाइनिंग हो, या क्या होते हैं आजकल तो साड़ियों पर बहुत होता है कि वो चमकीले, क्या तो चमकी वैसे ऐसे मटेरियल ऐसा कुछ चिपका दिया, साड़ी बहुत चमकने लगती है। मैंने तो कैसे ऐसी भी साड़ियाँ देखी है कि साड़ी के ऊपर ऐसे छोटे छोटे शीशे रखे हैं, मिरर्स रखे हैं। अरे तुमने मिरर लेना ही था तो एक ऐना ले लेते ना। उसके साड़ी में तुमने ज़बरदस्ती चिपका करके उसकी एम्ब्रॉयडरी बढ़ा करके, उसकी डिज़ाइनिंग बढ़ा करके, उसका कॉस्ट बढ़ा, उसका आरंभ परिग्रह बढ़ा, खत्म, बिना प्रयोजन का किया ना तुमने। इसमें विद्वान आचार्य एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं तुम्हें कुर्ता खरीदना है, 2 कुर्ते तुम्हारे सामने लाए गए, कलर सेम, हाइट सेम, शेप सेम, कपड़ा सेम, सब सेम। एक कुर्ता है 300 का, एक कुर्ता है 350 का। क्यों साहब, क्या फ़र्क है? 350 वाले में थोड़ा नक्शी काम किया है, थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरी लाई है, थोड़ा डिज़ाइनिंग किया है, गया। 50 रुपये तुमने व्यर्थ के खर्च किए ना, ये तुम्हारा अनर्थ दंड में चला जाएगा। अब ऐसी बहुत सारी बातें हैं, लगा लेना। जीन्स पैंट पहनते हैं लोग। मैं आपको अपनी बात कहता हूँ, मेरे पास कुछ टाइम पहले एक पैंट ऐसी थी, करीबन उसमें 12 से 14 जेबें थी थे कुछ ज़्यादा थे, हाफ पैंट नहीं हो, 3/4 थी कोई तो बहुत सारे उसमें जेबें थे। और हाँ, जेबें रख करके करना क्या जानते हैं? इतनी जेब वाले कपड़े कौन पहनता है? ये जो फिटर मिस्त्री लोग होते हैं, जो रिपेयर प्लम्बिंग का काम करते हैं, इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं, उनको लगता है कि यार अब उनको औजार साहित्य बहुत लगते हैं। अब कभी छोटा हथियार लगा, कभी बड़ा औजार लगा, तो उसके लिए उनको अलग अलग सेक्शंस रखने पड़ते हैं। तो उस हिसाब से उनके लिए ज़्यादा जेबों वाली पैंट होती है या ज़्यादा जेबों वाले शर्ट होते हैं प्रयोजन उनको था, वो काम अपन ने सधा लिया। क्या हम भी ज़्यादा जेब वाली में? अरे तुमको ज़रूरत ही नहीं है, देखा जाए तो फूटी कौड़ी नहीं उसके पास जेब में रखने के लिए, और जेब वाली पैंट पहन करके घूम रहा है बिना मतलब का। काम कितने से होने वाला था? एक जेब 2 जेब, इतने से काम होने वाला था। तुम उसके लिए 6-6, 7-7, 8-8 जेबें लगा रहे हो, ये तो बिना मतलब। उसके लिए कपड़ा एक्स्ट्रा लगा। अब उतने कपड़े में, अब देखो, कोई कहेगा ठीक है ना, एक पैंट के इतने कपड़े से और क्या बैठेगा, ऐसा तुम कह रहे हो। तुम्हारे जैसे कहने वाले और हजारों लोग होंगे। अब हजारों जन ऐसे बोलेंगे तो उतना कपड़ा लगाओ, कितना कपड़ा एक्स्ट्रा लगा, उतने में कितने ही जनों आधे नंगे घूमने वाले लोगों के लिए कपड़ा आ जाएगा। तुम उनका क्यों नहीं विचार करते? तुम्हारा प्रयोजन ही नहीं है ना वहाँ पर, तो क्यों कपड़े ऐसे खरीदना? नहीं खरीदने चाहिए।
और बताता हूँ, ऐसे जाली जाली वाले जो कपड़े पहने जाते हैं, तो जाली जाली वाले कपड़े तो स्ट्रिक्टली निषिद्ध है, शील में बाधा उत्पन्न करते हैं और बिना प्रयोजन का है वो। ओके। अच्छा, कोई लड़की छोटे कपड़े पहन करके ये दावा नहीं कर सकते कि हमारे तो कम परिग्रह, हम परिग्रहाणुवृत्ति हो गए। ये कभी भी ऐसा कोई दावा लड़की नहीं कर सकती, लड़की नहीं, कोई लड़का भी नहीं कर सकता। एक दफ़ा थोड़ा हम लड़के के बारे में तो भी विचार कर सकते हैं, लड़की के शील के ऊपर आक्रमण होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। इसीलिए लड़कियों ने तो बहुत संभल करके रहना चाहिए। मैं स्त्री विरोधी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फिर से अपनी जो 5-6 दिन पहले भी बात चली थी, मैं स्त्री विरोधी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आने वाली समस्याओं का निपटारा पहले ही कैसे, प्रिकॉशनरी मेजर कैसे लिया जा सकता है, मैं तो वो बात कह रहा हूँ। बात बाकी फिर उनका निर्णय, वो अगर स्वयं को लुटाना चाहते हैं तो उनका निर्णय, भाई मैं कौन होता हूँ उनके जीवन में दखलंदाजी करवाने वाला। उनको जैसा योग्य लगे वे करे, तो जो सही है, सही बात मैं यहाँ से कह रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे छोटे कपड़े पहनना, छोटे मतलब आजकल तो अति छोटे कपड़े पहनने लग गए हैं, शील के विरुद्ध, ये अनर्थ दंड में जाएगा। अब मैं आपसे सुनना चाहूँगा, आपके जीवन में और क्या क्या अनर्थ दंड देखने को मिलता है, मतलब इन जनरल आपके जीवन में या आपके आसपास वालों के जीवन में क्या क्या अनर्थ दंड आपको देखने को मिलते हैं, अब मैं आपसे सुनना चाहूँगा। अरे भारत को और बहुत उन्नति करनी है, पहले ही समय की कमी है। बिना वजह से पंखे लाइट, बहुत अच्छा, फैंटास्टिक। ये किस में जाएगा, हिंसा में जाएगा, बिना प्रयोजन की हिंसा हो गई। लाइट पंखा चालू रख, चालू ही, कोई लोग तो, मैं बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने। अब क्या हो गया, डी होम्स या क्या है वो, कुछ तो डी होम्स नहीं, अर्बन होम्स नाम से कुछ तो भी है ऐसा, जिसमें क्या होता है, अब घर का एसी पंखा भी रिमोट ऑपरेटेड होता है। रिमोट भी कोई अपना वो टेलीविजन या रिमोट वाला वैसा नहीं, मोबाइल ऑपरेटेड होता है सब। हमने यहाँ से फंक्शन चालू किया, बस हमारे आने से पहले एसी चालू हो जाता है। क्यों साहब, घर में जाते से एकदम ठंडक लगनी चाहिए, एकदम ठंडे जगह पे आए हैं ऐसा लगना चाहिए, पहले से ही एसी पंखा चालू रख देते हैं। अरे कोई है नहीं वहाँ पर, तुम्हारे इतने से स्पर्शन इंद्रिय के लिए तुमने इतना सारा पाप करवा रहे हो, और कब से करवाते हैं, 1-1 घंटा पहले से करवाते हैं लोग। ये लिटरली विचारणीय बात है। लाइट पंखा, इसके बारे में बहुत सख्ती से ध्यान दिया जाना चाहिए। लाइट पंखा चालू दिखे बंद कर देना चाहिए, चालू नहीं रखना चाहिए। और बोलिए। गप्पे लगाना, मजाक मस्ती करना, ये किस में जाएगा, आपका पॉइंट एब्सोल्युटली वैलिड, ये किस में जाएगा, झूठ में, राइट, उसमें जाएगा। बिना मतलब की बात कर रहे हैं तो हाँ, बहुत अच्छा, बिना मतलब की गपशप लगाना। कोई लोगों को आदत होती है, बहुत बोर हो रहा है, लगा लिया फ़ोन, इसको फ़ोन मिलाया, उसको फ़ोन मिलाया, और उनके पास कोई टॉपिक नहीं होता है ना, एक ही टॉपिक 10 जनों के साथ घुमा फिरा के बात करेंगे। अरे और कौन सी दिक्कत है, अच्छा वही बात अगर तत्व चर्चा करते होते तो उसमें कुछ भी आपत्ति नहीं होती। तुम आत्मा की बात 10 जनों के साथ रिपीट करके चर्चा करो, हम तुम्हारी बहुत सराहना करेंगे। एक प्रकार से तुम तत्व चर्चा कर रहे हो, अपने मोक्ष मार्ग को अग्रसर कर रहे हो, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु ये व्यक्ति करता क्या है, नहीं इन जनरल की बात है, ये कभी कभी मेरे साथ भी हो सकता है। तो एक ही विषय को 10 बार रिपीट करवा के क्या कहते हैं उसको, उसका पिष्टपेशन करना, ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। तो बिना मतलब का ऐसा फ़ोन घुमाना, और मैंने तो ऐसे लोग देखे हैं, मतलब बहुत ही नज़दीक के रिश्तेदार हैं, मतलब बहुत ही नज़दीक के, उनको अपनी बहनों के, उनकी 4 या 5 बहनें हैं, सबके फ़ोन रोज़ के रोज़ आते हैं, प्लस उनकी माँ का फ़ोन आता है, क्या चल रहा है, कब चल रहा है, कैसे चल रहा है। भले आदमी तुमको रोज़ के रोज़ बात करने को ऐसा विषय क्या मिलता है। मैं सच में कहता हूँ, मुझे कभी किसी का फ़ोन आता है ना ऐसा,
शायद ही मैं, अब कभी बात निकलती है तो सामने वाला ही बात करता है, मैं हाँ कभी मिलाते जाता हूँ। हाँ, मेरी तरफ से कभी ऐसी एज सच निकलता तो है विषय, बट इतनी ज़्यादा बातें नहीं निकल पाती है। कहता हूँ वो मेरे एक रिश्तेदार है, बहुत नज़दीकी के हैं, उनको रोज के रोज फ़ोन आते हैं सभी बहनों के, और अब सभी बहनों के फ़ोन आएंगे, और उसी बहन को नहीं, वो पांचों बहनें आपस में रोज के रोज फ़ोन घुमाती है। ए मतलब पर्सन ए है, सिस्टर ए है, वो सिस्टर बी को भी कॉल करेगी, सिस्टर सी को भी कॉल करेगी, सिस्टर ए वो बी को भी कॉल करेगी, ए को भी कॉल करेगी। ऐसे घुमा फिरा करके एक दूसरे के साथ बात करते रहते हैं, बिना मतलब का फ़ोन करना। और आज तो मैं बताऊं, बहुत हो जाता है। विचित्रता तो ऐसी बढ़ गई है, कुछ शादियाँ मतलब शादी होने के बाद, देखिए शादी होने से पहले माँ को फुर्सत नहीं होती है, अपने जॉब में इतनी बिजी होती है कि अपनी बेटी के पास ध्यान देने के लिए उसको समय नहीं होता है। और शादी हो गई, दिन में 10-10 दफ़े फ़ोन करेगी, क्या चल रहा है बेटी, कैसे चल रहा है। अब ससुराल में बेटी आराम से बैठी हुई है, 10 दफ़े फ़ोन करके 1-1 घंटा बात करेगी। अब 10 दफ़े मतलब लिटरली मत 10 दफ़े लेना, बट अनेकों बार फ़ोन कर करके बात करेगी, एक आधा पौना 1-1 घंटा बात करेगी। अरे दिन में 1-1 तुम्हें चर्चा करने के लिए तुम्हारी पूरी ज़िंदगी पड़ी थी अब तक की, तो तब तो तुम बात नहीं किया, और अब तुम्हें बड़ा प्रेम सूझ रहा है। तो और उसकी वजह से होता ऐसे है, बार बार कोई माँ अपनी बेटी को फ़ोन लगाए, उसको लेकर के झगड़े बहुत बढ़ने लगते हैं। लिटरली मैंने आंखों देखा हाल है, मेरे सामने आंखों देखा हाल, पिछले ही साल की घटना है, और बहुत नज़दीकी के रिश्तेदार है। मैं हो गया, टाटा टूट हो जाती है, 2 महीने की भी शादी नहीं रहती है, अलग हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। वो कहते हैं आई डोंट वांट टू लिव विद यू, मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता हूँ या रहना नहीं चाहती। इतना हैरेसमेंट हो जाता है। अरे आप स्वयं विचार कर, एक ही व्यक्ति से ठीक है, माना माँ है या पिता है, उनसे बार बार फ़ोन आना और फॉलोअप लेना, तुम्हारा क्या चल रहा है, क्या कैसे नहीं चल रहा है। सबसे पहली बात तो ये है, एक बार शादी हो गई, इवन मतलब लड़की के माता पिता ने तो अब इसके मैरिड लाइफ में दखलंदाजी करनी ही नहीं चाहिए। उस पुत्र के भी माता पिता ने अब इनकी गृहस्थी में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, दोनों तरफ से होना चाहिए। क्यों? भारतीय परंपरा तो ये कहती है, अब हो गई, तुमने अपने बेटा बेटी की शादी निपटा दी ना, खत्म, अब तुम अपनी आत्म साधना करो। और पहले दादाजी दादी जी इस विचारधारा के हुआ करते थे, अब तुम्हारा देख लो बेटा, हम अपनी आत्म साधना कर रहे हैं, तो जो कुछ भी है वो पति पत्नी आपस में निपट लेते थे। हाँ, कुछ सलाह वगैरह चाहिए विचार विमर्श करने के लिए, ठीक है, वो बात अलग है, परंतु स्वयं होता क्या है, स्वयं बुढ़ा बुढ़ी लोग, अब मैं लिटरली उस शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, बट वो प्रयोग करना ज़रूरी है, बूढ़े बूढ़ा लोग, दादा दादी जबरन उनकी गृहस्थी चलाना चाहते हैं। तुम ये करो, तुम वो करो, तुमने ये करना चाहिए, तुमने वो करना चाहिए। अरे काहे को, तुम साधो ना, करो ना अपना आत्म कल्याण। इसीलिए बार बार का फ़ोन करना ये भी सत्यान अनर्थ दंड में जाएगा। और बताऊं, मतलब आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है, उसको और एक्सप्लेन करता हूँ। अभी मैं जहाँ ऑफिस में जाता हूँ ना, हमारे एक सर हैं, उन सर को अभी जस्ट एक 1.5 महीने पहले उनको एक लड़का हुआ। तो हुआ ऐसे कि लड़का, अब देखो माँ और वो लड़का, वो तो मायके में गए, अभी फ़िलहाल जस्ट ही बच्चा हुआ है तो मायके में है, ठीक है। वो सर दिन में 3 दफ़ा फ़ोन करते हैं, काय चाल रहा है, काय खाल्लं का त्यानी। अरे क्या मतलब है उसका, है तब तो वो उसका कुछ मतलब तब तो कुछ प्रेम नहीं उमड़ता है, और ऑफिस में जाने के बाद तुम्हें बराबर प्रेम सूझता है। अरे जब सामने होता है तब प्रेम करना चाहिए ना, बिना मतलब का फ़ोन कर आके उसका अपडेट लेते रहना। अरे दिन में डे एंड में जाकर के सब पता चलने ही वाला है। माना कि अपने बेटे के प्रति, अपनी बेटी के प्रति थोड़ा सा एक विकल्प सताता है, परंतु इतना भी उनको पैम्पर करना जानते ही उनके लिए घातक हो सकता है। गांधी जी तो कहते हैं
मैंने अपने बच्चों को भले ही करोड़ों की संपत्ति नहीं दी है, क्या कहा मैंने अपने, ये सभी के लिए एक शिक्षा है, सभी के लिए, और आज के ज़माने में हर पेरेंट के लिए एक शिक्षा है। क्या? मैंने अपने बच्चों को करोड़ों की संपत्ति भले ही ना दी हो, परंतु अपने बच्चों को करोड़ों संकटों से कैसे जूझा जाता है ये मैंने उनको सिखाया है, मानो मैंने उनको करोड़ों की संपत्ति ही दे दी हो। कोई सिर्फ उनको लाड़ प्यार करना, यही उनके बारे में केयर करना नहीं होता है, यथा योग्य दिशा पर उनको डांटना, उनको संकटों से कैसे जूझना, मतलब थोड़ा सा प्रतिकूलताओं को भी एक्सपोज कराना, ये भी एक पेरेंटल रोल होता है। सिर्फ रक्षा ही करना ये नहीं होता है, उनको थोड़ा सा दिक्कतें सहने के लिए भी सिखाया जाना चाहिए। वैसे विषय अपना बहुत अलग चल रहा है, परंतु मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बिना बेमतलब की गपशप लगाना ये भी अनर्थ दंड में जाएगा। और बोलिए, बहुत अच्छे पॉइंट्स आ रहे हैं। मॉल वगैरह में घूमने जाना, शॉपिंग तो लिटरली कोई लोग कहते हैं शॉपिंग इज माई हॉबी। अरे हॉबी हॉबी हो सकता है, कोई स्पोर्ट्स खेलना हो, कोई किताब पढ़ना हो, या किसी और मतलब हो सकता है कैसे कहूँ मैं अभी, किताबें पढ़ना या थोड़ा प्रवचन आदि सुनना, अच्छे विचारों को सुनना, ये कुछ एक हॉबी हो सकती है। शॉपिंग करना ही कहाँ से हॉबी हो गई? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी, और ये सीधे से तुम्हारे परिग्रह परिमाण में हैम्पर करेगा। मॉल में गए तो वहां पर एक ना एक चीज खरीद के आए, ऐसा भाव हुए बिना रहता ही नहीं है। कम से कम एक अभियान भाव परिग्रह हो ही जाता है, हो ही जाता है। परिग्रह वो भाव परिग्रह एक द्रव्य परिग्रह को और खींच ही लाता है। मॉल में एंटर होते से हमको लगता है अरे यार ये भी है खरीदना, ये भी खरीदना, वो भी खरीदना, ये भी खरीदना, मतलब ऐसा लगता है कि पूरा मॉल ही अपना हो जाए। परंतु ये सबसे बड़ा रुपया, उसके ऊपर लिमिटेशंस होती है, तो ज़्यादा खरीद नहीं पाते हैं। परंतु कुछ ना कुछ खरीद करके ही आना, ये बड़ी विडंबना है, बहुत विडंबना है। तो शॉपिंग के लिए नाम पे घूमना ये परिग्रह परिमाण व्रत में बाधा उत्पन्न करता है, अनर्थ दंड है ये। और बोलिए। गैस वगैरह भी फालतू चलता रहता है। गैस वगैरह भी फालतू कैसे मतलब? हाँ हाँ, वैसे आप थोड़ा इलेबरेट कीजिए ना, अब मुझे पॉइंट ख्याल में आ गया, बट आप भी थोड़ा इलेबरेट कीजिए। जैसे कभी सब्जी साफ कर रहे हैं, कढ़ाई उस पे चढ़ा दी, वो जलता रहता है, राइट राइट राइट, बंद करो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सब्जी अभी तक सुधारनी हुई नहीं है, कढ़ाई में तेल, कढ़ाई या भगोनी जो कुछ भी है, उसमें तेल डाल करके हमने उबालने को रख दिया। अरे भले आदमी, पहले सब्जी तो सुधार करके रखो, मिर्च मसाला तो तैयार रखो, उसके पहले ही तुमने चालू कर दिया तेल कढ़ाई गरम करने को, नहीं चलेगा। रोटी जब बेलते हैं, रोटी जब बनाते हैं, तो क्या करते हैं, तवा रखा, लाइट चालू, मतलब अग्नि चालू कर दी, और वो ऐसे ही जलते जा रहा है। अभी तो रोटी बेलना चालू कर दिए। प्रायः क्या होता है, हम एक हाथ दो रोटी बेल करके रखते हैं, और तब फिर जा करके हम लाइटर चालू करते हैं। लाइटर मतलब वो स्मोकिंग वाला लाइटर नहीं, गैस चालू करते हैं। तो गैस चालू करते हैं, और फिर थोड़ा सा गर्म हो जाए तो हम एक एक करके रोटी हम फटाफट डालना चालू करते हैं। कोई लोग तो मैंने देखे हैं, रोटी बेलना चालू करने से पहले ही गैस चालू करके रख देते हैं। 10-10 मिनट वो वैसे ही जलते रहता है। तवा गर्म होने को वैसे कितना टाइम लगता है, माता बहनों को अच्छे से ज्ञान नहीं होगा। 3 मिनट 4 मिनट बहुत हो गया। सिर के ऊपर से पानी कितना टाइम लगता है? लगभग 2 मिनट में हो जाता है। हाई पर रखा जाए तो 1.5-2 मिनट में हो जाता है। स्लो पे भी रखा, गैस स्लो भी रखा, 3-4 मिनट और मोर देन इनफ। 10-10 मिनट चालू रखना, अरे कुछ मतलब ही नहीं है ना उसका। तो ये भी एक पॉइंट आएगा, बहुत अच्छा। और हमारी माता जी ने एक अच्छा पॉइंट उठाया, हमने गैस पे पानी उबलने के लिए रखा,
ध्यान नहीं, कुछ नहीं, चलते ही जा रहा है, उबलते ही जा रहा है, उबलते। अरे एक थी वो छोटी सी भगोनी, हमें सिर्फ टेम्पररी पर्पस के लिए मामूली गर्म करना था, वो हो गया 100 डिग्री सेल्सियस वाला, इतना उबल करके चला गया, कुछ मतलब नहीं है ना उसमें। हमने मान के चलिए पानी गर्म करने के लिए हीटर लगाया, रॉड डाल दिया, अब हमें ख्याल में ही नहीं है, बस रॉड डाल करके लाइट चालू करके चले गए और वो पानी उबलते जा रहा है, पानी उबल करके जा रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है बाल्टी में से, उस जग में से, उस क्या कहना चाहिए केटल में से बाहर निकल, कैन में से पानी बाहर निकल रहा है, उनको तब भी होश नहीं है, बस पानी, अग्नि जा रही है, पानी वेस्ट हो रहा है, सब बातें हो रही है बिना मतलब का। ठीक है, और बोलिए। डॉक्टर साहब आप भी कुछ बोलिए, आप तो जवाब ही नहीं दे रहे हैं आज। मैं एक और ऑब्जर्व किया, कई लोग जैसे बैठे रहते हैं ना, they keep on shaking their hands or legs। हाँ, बहुत अच्छा, आपने वैसे थोड़ा सा प्री एंटिसिपेट कर दिया कि अब ये क्या है, प्रमादचर्या, ये प्रमादचर्या नाम का एक अनर्थ दंड आएगा आगे, उसकी ये बात है, परंतु आपने पॉइंट उठाया बहुत अच्छा, बिना मतलब का ऐसा पैर हिलाना, हाथ हिलाना। अब कभी कभी मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करता हूँ, कभी कभी मैं ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करते रहता हूँ ना पढ़ाई करते वक्त, तो क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन पढ़ते वक्त मेरे हाथ में पेन है, बिना मतलब का मैं घुमाते रहता हूँ, ये क्या है, ये अनर्थ दंड है। फिर मुझे ही कभी ख्याल में आते, ओ ये नहीं करना चाहिए, पेन बाजू में रख दो। सच में कह रहा हूँ, आज सुबह की ही बात है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था, मैंने कहा क्वेश्चन ही पढ़ना है, पेन की क्या ज़रूरत है, बाजू में रख दो। मुझे समझ में ही नहीं आया, मैंने 10-15 सेकेंड में ही अपने आप वो पेन उठा लिया। मैं देखता हूँ अरे मैंने पेन कब उठाया फिर से, और मैं उसको खाट खुट चालू कर रहा मैं उसकी कैप निकाल रहा हूँ, लगा रहा हूँ, निकाल रहा हूँ, लगा रहा हूँ। अब ये अनर्थ दंड है, ये लिटरली पाप का कारण है, कुछ मतलब ही नहीं है ना उसका। ठीक है, और बोलिए कुमकुम जी, आप भी, आपकी तरफ से भी उत्तर अपेक्षित है। लेकिन ये चीज तो अभी तो नहीं छुपती है ना भैया जी, ये तो मुझे भी ऐसे उंगली ऐसे एक दूसरे से घुमाने की ऐसे ये सब है, कभी कुछ स्वाध्याय करते तो ऐसे कुछ ना कुछ चालू ही रहता है। जानते हैं ये क्या कहना चाहिए, ये आदत बन गई है ना, आदत बन, सुनिए एक मिनट सुनिए, इसको क्या कहते हैं, एक पर्टिकुलर वर्ड है, मुझे नहीं, में हम लोग इसको टिक्स बोलते हैं, जैसे कई लोग फेस, कई लोग वो करते हैं ना ट्विचिंग टाइप का, हाँ वो दे आर कॉल्ड टिक्स, जो कुछ भी है, ये पता नहीं टिक्स में आएगा कि वो क्या कहते हैं उसको, आई सी, मेडिकली दे आर कॉल्ड टिक्स। ओके, नहीं, मैं हिंदी का एक शब्द मैं क्या याद कर रहा हूँ, उसको क्या कहते हैं, सीधे से कहूँ तो ये हमारी हाँ, ये हमारे आकुल चित्त को दर्शाता है, हमारा चित्त कितना आकुलित है, हम एकाग्रता से कुछ कर नहीं पा रहे हैं, निरंतर हमें कुछ ना कुछ, अब जैसे हमारे माता जी कह रहे हैं हाथाचे चाळे पाहिजेत, हाथ को कुछ ना कुछ एक मूवमेंट चाहिए, ये बिना मतलब का है। और सच में बताऊं, ये करना पड़ता है, आदत लग गई है। देखिए खराब आदत लग गई है तो खराब आदत से छुटकारा पाना भी एक बहुत बड़ी कला है। इसके लिए बुद्धिपूर्वक हमें जब भी ख्याल आए कि अरे हम तो बस ये उंगली घुमाते जा रहे हैं या हम पेन खाट-खुट करते जा रहे हैं, जैसे ख्याल में आए हमें तुरंत बाजू में करना चाहिए। अब ये नहीं कि यार अभी ख्याल में आया, आप कहाँ 2 मिनट के लिए नीचे रखे, आपको लग रहा है ना कि 10 सेकंड के बाद पेन उठाना पड़ेगा, 10 सेकंड के लिए क्यों ना आप वो पेन नीचे रखिए, आप उंगली हिलाना बंद कीजिए, ये सब बातें हैं। ठीक है पहले उसमें ऐसे फील तो होना चाहिए ना कि ये पाप, ये ऐसे एग्जैक्टली वही फील नहीं होता है।
इसमें बैठे ये क्या ये मैंने जो ऑब्जर्व किया है ना, हॉस्टल में मैं देखता था, आई यूज्ड टू हैव माय बैचमेट। ओके। जब भी वो लॉक करता था रूम को ना, हाँ। तो वो 6 बार उस ताले को हाथ लगाता था, मेक श्योर कि ये बंद हो गया। तो ये एंड ही नेवर स्टॉप्ड इट। वो एक बार इनकॉर्पोरेट हो गया आपकी हैबिट में ना, Right. डिफिकल्ट टू ब्रेक एनी हैबिट। एग्जैक्टली। एक प्रकार से देखा जाए तो वो कॉन्शियस रहने की कोशिश कर रहा था, बट बिना मतलब का हो जाता है कभी कभी। कॉन्शियस नहीं, कॉशियस, सॉरी, कॉन्शियस गलत बोल, कॉशियस। आई वाज ट्राइंग टू बी कॉशियस बट इट गॉट कन्वर्टेड इनटू ओवर कॉशियसनेस। ठीक है। हाँ जी। एक है कि जैसे ना मैं तो पैरों पे ना जैसे बहुत दर्द होता है, तो मैं तो बैठ ही नहीं सकती, तो मुझे तो हिलाना ही पड़ता है या कई बार चलना भी पड़ता है, लगातार नहीं बैठ पाती मेरे साथ, तो ये प्रॉब्लम। मतलब सुखासन में क्या? हाँ, मतलब जैसे चेयर पे बैठती हूँ ना, तो ऐसे बहुत दुखते हैं मेरे पैर। पोस्चर चेंज करना पड़ता होगा। हाँ हाँ। हाँ, तो देखिए, अब ये शारीरिक व्याधि के अंतर्गत अपन इसको कंसिडर कर सकते हैं। अब आप मुझे थोड़ा सा हाँ, परंतु एक बात है कि कम से कम थोड़ा इतना तो हम कर ही सकते हैं, प्रयास तो कर ही सकते हैं कि जिनवानी सुनते समय उसको थोड़ा सा कम करे, जितना कम हो सके उतना कम करे, इतनी बात तो हम जरूर कर सकते हैं। बाकी ये शारीरिक व्याधि है, अब डॉक्टर वगैरह ने कुछ कहा होगा आपको थोड़ी मूवमेंट करनी पड़ती है, वो अलग बात है। हाँ, कुछ तो मेडिकल डिसऑर्डर में ही कन्वर्ट हो जाते हैं ना ये। राइट। ये जो आपकी हैबिट्स हैं, Yes. दे आर मेडिकली टर्म। यस जैसे ऑब्सेसिव कंपल्सरी डिसऑर्डर्स बोलते हैं ना जिनको, यस, तो दे नीड टू साइकोलॉजिकली ट्रीटेड। ऐसा हालत हो जाती है, हो जाती है। शुरू में हाँ ब्रेक नहीं कर पाएंगे तो हमेशा रहती है, फिर बहुत मुश्किल है। राइट, ओसीडी कह रहे हैं ना आप? ऑब्सेसिव कंपल्सरी ऐसा कुछ बोलते हैं। हाँ एग्जैक्टली, ओसीडी करेक्ट। अब मुझे फुल फॉर्म याद नहीं था, आपने बता दिया तो मैंने कहा अरे सुना सा लगता है कहीं तो भी। ओसीडी वॉट एवर, वही है। राइट। तो डिसऑर्डर में हो जाता है, परंतु जैसे फीमेल्स को भी देखिए, क्लीनिंग की इतनी बैड हैबिट होती है कि वो 10 बार धोते हैं, मतलब ऑलवेज देयर फिंगर्स आर वेट। राइट। Sometimes they have got a disorder of this cleaning. हो जाता है। अरे मैं अपने ऊपर बात कहता हूँ, कोरोना के टाइम पे तो इतनी हालत खराब थी मेरी, मतलब मैं इतना, सच में कह रहा हूँ, मतलब आप बीती है, मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, और आप सभी जन ऐसी गलती ना करें, ऐसी मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। कोरोना के टाइम पे मैं इतना लिटरली डर गया था, हर 15-20 मिनट या आधे घंटे में जाकर के हाथ धोता था बिना मतलब का। अरे मतलब कुछ भी हुआ, मतलब क्या कहना चाहिए, थोड़ा जमीन को भी हाथ, मतलब थोड़ा सा स्पर्श भी हो गया ना, मैं जाकर के हाथ धोता था। अरे ये नहीं है, थोड़ा सा स्वयं के ऊपर भी विश्वास रखना जरूरी है। हाँ, हाथ धोना कब? जब तुम्हें कुछ खान पान करना है, जब मुंह में हाथ डालना है, तब तुम्हें हाथ धोना जरूरी है। या फिर हाथ तुम्हारे बहुत ही गंदे हो गए, जैसे कचरे के डिब्बे को हाथ लगाया या कुछ गंदगी निकाल ली, तो उसके बाद हाथ धोना जरूरी है, इतने में मानता हूँ। परंतु बिना मतलब का बार बार हाथ धोना, ये तो कभी भी योग्य नहीं है। ये मैं गलती करता था, और उस समय में आपको सच में कहता हूँ, मैंने इतना पानी वेस्ट किया होगा। मैं तो अपना स्टडी टेबल था ना, उसको भी रोज धो करके निकालता था, वो मुझे नहीं चाहिए, इतना डिसऑर्डर हो गया था मुझे। अब बहुत हद तक वो कम हो गया, बहुत हद तक 80-85% वो कम हो गया है, बट स्टिल 15% अभी भी है। अभी भी बहुत बार हमारे माता जी कहते कितनी बार हाथ धोएगा तू। होता है। मेरे नेबर थे मेरे स्ट्रीट में, भिलाई में। हाँ, उनकी वाइफ ना, जैसे सुबह बिफोर जैसे क्लीनिंग करते हैं ना, घर की डस्टिंग वस्टिंग, राइट। दैट लेडी, जो घर में आयरन गेट होता है ना एंट्रिंग, हाँ, घर का गेट होता है, एक बाहर में होता है आयरन का, बराबर, साबुन से धोती थी। आप सोच कितना क्रेजी होते हैं। अरे बाप रे। ना मतलब ये सब ऐसे ही है, डिसऑर्डर से ही है मेंटल आदमी के। राइट, उनको पता नहीं, ये लगता है घर में ना घुस जाए कोई। करेक्ट।
परंतु एक बात है, ये डिसऑर्डर लगने से ये स्वयं डेवलप्ड है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, किन्हीं डिसऑर्डर की वजह से हमारा हाथ बार बार कँपते रहता है, हमारे पैर बार बार कँपते रहते हैं, हमारा सिर कँपते रहता है। वो डिसऑर्डर की वजह से ये शरीर में ऐसी व्याधि हुई है। किन्हीं का उल्टा होता है, ये ऐसी हैबिट करने की वजह से वो डिसऑर्डर हो जाता है। तो हमें हैबिट ना बने इसके लिए बहुत प्रयास करना चाहिए, हैबिट बनने ही नहीं देना चाहिए। ये मेरे लिए नहीं, मतलब सबके लिए ये सीखने लायक बात है। किसी ना किसी प्रकार का वो हैबिट होता ही है। अब कभी कभी मैं हमारे पिताजी को भी देखता हूँ, बार बार उनका हाथ उनके सिर में ही जाता है। वो उनको खुजली आती है तो बार बार उनका हाथ सिर में ही जाता है। हमने कहा अरे बाबा थोड़ा छोड़ दिया करो, अपने आप हो जाएगा। नहीं, फिर भी हाथ उनका जाता ही है। अब जैसे मेरे साथ भी कभी कभी हाथ धोने के ऊपर से बहुत मुझे सुनाई जाती है, क्या तू बार बार हाथ धोता है। हमारी माता जी भी बिना मतलब का क्या है, दरवाजे पोछेंगी। अरे में कुछ जरूरत ही नहीं है, दरवाजे को कौन उसके वहां जाकर के बैठने वाला है। खाने के डिब्बे साफ करने चाहिए, जिसको हम जो शुद्धि के लिए हम प्रयोग में लाते हैं, खान पान से संबंधित है, वो साफ होना चाहिए। गेट वगैरह साफ कर, गेट और या घर के दरवाजे साफ करके क्या होगा। मैंने कई लोग देखे हैं, अरे चप्पल धो करके निकालते हैं। अरे बिना मतलब का है ये, सच में बिना मतलब का है। और ये इसको हमें और नेक्स्ट लेवल पर जाए उसके पहले ही हमें कंट्रोल कर लेना ज़रूरी है। पर बात तो पक्की है, ये तो अनर्थ दंड है, ये माने ना माने। अब ऐसे देखो, कोई कहेगा कि हम तो नहीं मानते कि इसमें पाप होता है, इस इतना किया तो क्या होता है। अरे तुम मानो ना मानो, हम नहीं मानते कि अग्नि जलाती है। अरे तुम मानो ना मानो, अग्नि तो उसका काम करेगी, अग्नि तो तुम्हें जला करके ही रहेगी। तो वैसे ही तुम मानो ना मानो हमें इससे पाप होता है या नहीं, पाप तो तुमको लगेगा ही लगेगा, सिंपल है। इसलिए इस भ्रम में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे पॉइंट्स है और आप सभी ने ईमानदारी से सारे पॉइंट्स कहे, इसके लिए सभी जन को बहुत बहुत साधुवाद है। आपके जीवन में भी अगर कुछ ऐसी गलतियां पाई जा रही हो, आप स्वयं सुधारिए। मेरे जीवन में कुछ गलतियां मिल रही है, मैं स्वयं सुधारूंगा। हम सब मिलकर के सुधार की तरफ आगे बढ़े, यही मंगल भावना है। कुछ प्रश्न हो, शंका हो, जरूर पूछ सकते हैं। आज जो क्वेश्चन आया है ना, हाँ, संकल्पी हिंसा 9 स्तर, राइट, तो वो क्या मन वचन काया कृतकारित अनुमोदना ऐसे बनाने? परफेक्ट, बहुत अच्छा, वही उत्तर है। ओके, तो उसके एग्जांपल्स देने ना 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 एग्जांपल नहीं देना। वो लिखा है ना, उदाहरण सहित लिखे। एक हाथ दूसरा उदाहरण दीजिए। ओके, ठीक है। आप तो देखिए, पहले तो आप ग्रुप पर ऐसा आंसर डाल सकते हैं, 9 कोटि से त्याग मान, 9 स्तर पर त्याग, या 9 कोटि से त्याग माने क्या, मन वचन काय कृत कारित अनुमोदन। तो इनके माध्यम से, ब्रैकेट में आप चाहे तो ऐसा भी लिख लेना, 3 × 3 = 9। आप चाहे तो ऐसा भी लिख करके आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर उसके बाद आप एक्सप्लेन कीजिए कि काय के माध्यम से और कृत के माध्यम से कैसे अब काय और कृत के माध्यम से कैसे संकल्पी हिंसा होगी, काय और कृत के माध्यम से कैसे होगी। सिंपल सी बात है, स्वयं नहीं जाकर के किसी का खून कर देना, ये काय के माध्यम से कृत हो गया। ओके, अब मन के माध्यम से कृत क्या हो गया, बस विकल्प करना, मैं जाकर के इसका खून कर दूं, ये मन के माध्यम से कृत हो गया। तो ऐसे बहुत सारे 9 कॉम्बिनेशंस बनेंगे टोटल। तो उसमें से कुछ 2-3 एग्जांपल दीजिए, बस हो जाएगा। ओके ओके, ओके, चलिए रुकते हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे।